नमस्कार। टॉर्च की अपनी लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह आज ट्रेसपास के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। ट्रेसपास इस लेक्चर्स में देखेंगे कि आखिर ट्रेसपास का मतलब क्या है, क्यों ट्रेसपास के लिए वॉइड एब इनिशियो प्रोवर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, लैटिन मैक्सिम का इस्तेमाल करते हैं। इस वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या है, इसको एग्जांपल्स के जरिए समझेंगे। दूसरी तरफ ये देखेंगे कि ट्रेसपास का जो सिविल रॉन्ग है, जो टॉर्ट है, वो पोजीशन के साथ होता है, इसका ओनरशिप के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। इसका क्या मतलब है, इसे समझेंगे। इस पूरे टॉपिक पर आपके सामने 6 लीडिंग केसेस आएंगी और जो सबसे लीडिंग केस इस टॉपिक की है उसे आप नोट कर लीजिए। वो केस है 6 कारपेंटर्स केस। हमेशा चाहे वो इंटरव्यू बोर्ड हो या मेंस का एग्जामिनेशन हो या प्रीलिम्स हो, वहां पर अगर ये 6 केसेस में से ही चीजें पूछी जाती हैं और सबसे ज्यादा पूछा जाता है 6 कारपेंटर्स केस, और वहां ये पूछा जाता है कि आखिर यहां ट्रेसपास क्यों नहीं माना गया था। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब क्या। अब टॉर्ट में अगर देखें तो ट्रेसपास कहने का मतलब है कि जब किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन किसी दूसरे पर्सन के लैंड के साथ, लैंड में आप डायरेक्ट इंटरवेंशन करते हैं या आप कह लीजिए कि पर्सनल इंटरवेंशन करते हैं, तो इसे हम ट्रेसपास के रूप में परिभाषित करते हैं। मतलब क्या है, मतलब यह है कि ए ने बी की जमीन पर वृक्ष लगाए, पेड़ लगाए। जमीन किसकी है, बी की। पेड़ कौन लगा रहा है, ए। तो यहां ए का जो काम है उसे ट्रेसपास कहा जाएगा। लेकिन मान लीजिए ए ने अपनी जमीन पर पेड़ लगाए और इस तरह से वो पेड़ फैले कि उसकी ब्रांचेस जो हैं वो बी की जमीन पे जाने लगी, बी की जमीन पे गई, और ए ने उसमें ना उनको कटवाया ना ही उनके साथ कोई और व्यवहार किया। तो वहां पर यहां हम इसे ट्रेसपास नहीं कहेंगे बल्कि न्यूसेंस कहेंगे। न्यूसेंस अगले टॉपिक में आपके सामने लेकर आऊंगा। तो जब आप दूसरे की जमीन के साथ डायरेक्ट इंटरवेंशन करते हैं, पर्सनल इंटरवेंशन करते हैं, तो वहां पर उस किए जाने वाले टॉर्ट को ट्रेसपास कहा जाता है। अब आइए साहब, ट्रेसपास वॉइड एब इनिशियो होता है। इसका क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब कि ट्रेसपास जो व्यक्ति कर रहा है उसका ये जो कृत्य है, ये जो एक्ट है, ये फ्रॉम इंसेप्शन इलीगल माना जाएगा। एक और मतलब है इसका कि जब आप प्लांटिफ के रूप में कंपनसेशन फाइल करते हैं, टॉर्ट के लिए डैमेजेस क्लेम करते हैं, तो आपको इंजरी कॉज हुई है ये आपको दिखाना पड़ता है। लेकिन यहां वॉइड एब इनिशियो का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब कि यहां प्लांटिफ को इंजरी कॉज हुई है ये दिखाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब इसे आप जरा समझिए, इसको कहना कैसे। अब इसका मतलब कि यहां जो काम है वो स्टार्टिंग से ही आपका इलीगल माना जाएगा। फॉर एग्जांपल मानिए कि एक व्यक्ति है ए जो कि बी के घर जाता है डी से मिलने के लिए। अब बी क्या करता है, उसे अपने ड्राइंग रूम में बैठाता है, उसके लिए चाय पानी की व्यवस्था करता है और कहता है कि आप यहां बैठिए, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूं। अब ए को बड़ी उत्सुकता है, उसके अंदर मतलब कह लीजिए कि काफी ज्यादा अकुलाहट है। वो क्या करता है, ड्राइंग रूम की लिमिट क्रॉस करते करते वो बी के बेडरूम तक चला जाता है। तो यहां जैसे ही वो ड्राइंग रूम की बाउंड्री को क्रॉस करता है वहां से ट्रेसपास होगा। लेकिन चूंकि हम ट्रेसपास को वॉइड एब इनिशियो मानते हैं, इसलिए उसका शुरुआत से एंट्री ही ट्रेसपास के रूप में ट्रीट की जाएगी, ट्रेसपास मानी जाएगी। तो ये समझिएगा कि जब वो बाउंड्री क्रॉस करता है वहां से नहीं बल्कि स्टार्टिंग से ही, इंसेप्शन से ही उसका किया जाने वाला जो एक्ट था उसे ट्रेसपास कहा जाएगा। आगे आइए, कहता है कि ये जो ट्रेसपास जो रॉन्ग होता है ये पोजीशन के साथ होता है, इसका ओनरशिप के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि यह संभव है कि आप प्रॉपर्टी के ओनर हैं
आप अपनी ही प्रॉपर्टी पर ट्रेसपासर भी हो सकते हैं। कैसे? आपकी प्रॉपर्टी है और आपने उस प्रॉपर्टी को किराए पर दे दिया है, टेनेंट उसमें आ चुका है। अब आप टेनेंट के परमिशन के बिना और दूसरे कोई आपको कह लीजिए अथॉरिटी नहीं है या कोई वैसा नेसेसिटी कार्य नहीं है, आवश्यक काम नहीं है, उसकी परमिशन के बिना, ऐसे किसी अथॉरिटी के बिना आप वहां इंटर कर रहे हैं, तो आपकी अपनी ही प्रॉपर्टी पर ये जो एंट्री है इसे ट्रेसपास माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रेसपास का जो रॉन्ग है वो पोजीशन से कोरिलेटेड है, ना कि ओनरशिप से। चलिए साहब, अब कहता है कि जो ट्रेसपास है वहां कुछ पॉजिटिव काम होना चाहिए, डिमांड सम पॉजिटिव एक्ट। मतलब सिर्फ दिमाग, मतलब आप मेंटली मान लीजिए किसी के घर पहुंच गए हैं, हिंदुस्तान में ऐसी जमात बहुत ज्यादा है जो मानसिक अवस्था में ही चंद्रमा तक भी घुमाती है, तो वो ट्रेसपासर नहीं माने जाएंगे। यहां कहता है डिमांड सम पॉजिटिव एक्ट, मतलब आपकी ओर से पॉजिटिव एक्शन का आना जरूरी है। हां, अगर आपका वो पॉजिटिव एक्ट दूसरे के द्वारा परमिट किया गया है, मतलब लाइसेंस है आपको वो काम करने का, तो उसे ट्रेसपास नहीं माना जाएगा। अगर आपको काम करने का अनुमति दी गई है, लाइसेंस दी गई है, तो वहां आपके किए काम को ट्रेसपास नहीं माना जाएगा। अब आइए, अब इसमें सबसे पहले केस आती है माधव विठल पुडवा वर्सेस माधव दास बल्लभ दास की। माधव विठल पुडवा वर्सेस माधव दास बल्लभ दास की। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, आप आगे लिख सकते हैं कार इन गैराज केस। हुआ क्या था? यहां जो माधव दास बल्लभ दास थे, ये माधव विठल पुडवा के किराएदार थे। मतलब पुडवा मकान मालिक था और माधव दास बल्लभ दास किराएदार थे। अब किराएदार ने क्या किया, मकान मालिक के गैराज में अपनी कार ले जाके पार्क कर दी। अब मकान मालिक के गैराज में जब उसने अपनी कार पार्क की, तो मकान मालिक ने केस फाइल किया ट्रेसपास का। यहां पर कोर्ट ने कहा कि जब आप किसी को किराए पे देते हैं, घर देते हैं रहने के लिए, तो इसका मतलब है कि आप उसके वाहन को भी लाइसेंस दे रहे हैं अपने गैराज का इस्तेमाल करने के लिए। अगर आपने मान लीजिए अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, उसमें स्पष्टता ऐसा कुछ नहीं लिखा है, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि आपने लाइसेंस दिया है उस व्यक्ति को जिसको आपने किराए पे रखा है अपने गैराज का इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए माधव विठल पुडवा के केस में माधव दास बल्लभ दास को ट्रेसपासर नहीं माना गया। आइए साहब, अब दूसरी इस टॉपिक की सबसे लीडिंग केस आती है जिसका नाम है 6 कारपेंटर्स केस। अब नाम से ही क्लियर है कि केस जो है वो कहीं ना कहीं कारपेंटर से रिलेटेड है। इस केस में हुआ क्या था कि 6 बढ़ई जो है कारपेंटर एक इन में जाते हैं और इन में जाते हैं, वहां ब्रेड का ऑर्डर करते हैं, वाइन का ऑर्डर करते हैं, ब्रेड और वाइन को कंज्यूम करते हैं। उसके बाद सीधे सीधे कह देते हैं कि देखो भाई साहब हमारे पास पैसे नहीं है। अब यहां पर इनके मालिक ने ट्रेसपास का मुकदमा फाइल किया। मुझे हंसी आती है कि आखिर इनके मालिक ने ट्रेसपास का मुकदमा क्यों फाइल किया था और कौन सा ऐसा महापुरुष वकील उसको मिला था जिसने सलाह दी थी कि तुम ट्रेसपास का मुकदमा फाइल करो। अगर करना था तो तुम कन्वर्जन का मुकदमा फाइल करते, सफल हो जाते। मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने देखिए क्या कहा। कोर्ट ने कहा इनका मतलब क्या है? इनका मतलब ये है एक प्लेस जहां आप दूसरे व्यक्तियों के आने को निमंत्रित करते हैं, अनुमति देते हैं, परमिशन ग्रांट करते हैं, लाइसेंस देते हैं कि वो आपके यहां आए और आपकी सेवाओं का लाभ उठाएं। ये 6 कारपेंटर आपके इन में आते हैं, ब्रेड और वाइन का ऑर्डर करते हैं, आपकी सेवाओं को कंज्यूम करते हैं और कह देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, नहीं है तो नहीं है। अब अगर इन्होंने और कोई मिसफिसेंस नहीं किया, वहां कुछ सामान नहीं तोड़े, किसी तरह का और कुछ भी मिसफिसेंस नहीं किया,
तो यहां 6 कारपेंटर के केस में कोर्ट ने कहा यह 6 कारपेंटर्स के द्वारा किया गया जो टॉर्ट है यह कुछ और हो सकता है लेकिन ट्रेसपास नहीं है। अब आप खुद समझिए कि यहां जो वकील मिला था 6 कारपेंटर्स के केस में इन मालिक को उसकी बुद्धि की राम दुहाई है। चलिए साहब, अब इसमें एक और केस आती है। केस का नाम है इलियास वर्सेस पेसमोर। इलियास वर्सेस पेसमोर। इस केस में क्या हुआ, पेसमोर के पास अथॉरिटी थी, वारंट था इलियास के घर पर इलियास को अरेस्ट करने का। पेसमोर इलियास को अरेस्ट करने के लिए इलियास के घर पे जाता है। वो उसको अरेस्ट तो नहीं करता लेकिन वहां से वो कुछ डॉक्यूमेंट सीज कर लेता है। अथॉरिटी किस चीज की थी? अथॉरिटी थी इलियास को अरेस्ट करने की। उन्होंने काम क्या किया? डॉक्यूमेंट्स को सीज करने लगे साहब। यहां पर मतलब गए थे नमाज पढ़ने और रोजा सर लेके आए, वही वाली बात है। पेसमोर गए थे इलियास को अरेस्ट करने, यहां उल्टा पेसमोर लायबल हो गए किसके लिए? ट्रेसपास करने के लिए। क्यों? जिस काम के लिए नहीं कहा गया था आपने वो काम किया और ऐसा काम करते ही आपकी एंट्री वॉइड एब इनिशियो मानी गई। आइए, यहां शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि अगर आपका काम दूसरे के द्वारा परमिट किया गया है, मतलब लाइसेंस दी गई है, तो वो लाइसेंस के अंतर्गत किया गया काम ट्रेसपास नहीं होगा। अब लाइसेंस 2 तरीके के होते हैं। एक लाइसेंस होता है बेयर। बेयर लाइसेंस कहने का मतलब जहां पर आप मतलब जिसको लाइसेंस दिया जा रहा है वो किसी तरीके का भुगतान नहीं करता। आपके घर पे आम के पेड़ लगे हुए हैं, आम के बगीचे हैं, आम के पेड़ हैं, आपने पड़ोसी को कहा कि ठीक है आप आम तोड़ के लेते जाइएगा, ये एक तरीके का लाइसेंस है। अब वो साहब जब आम तोड़ने आए उन्होंने कोई भुगतान आपको नहीं किया है, ये बेयर लाइसेंस है। अब आम तोड़ने आए तो आम के साथ साथ आपके जो खिड़कियां हैं, जो विंडोज हैं, उनके शीशे भी साथ में तोड़ दिए उन्होंने। तो बेयर लाइसेंस के केस में कहा जाता है कि सच परमिशन में भी रिवोकेबल एट एनी टाइम। आप अपने दिए अनुमति को किसी भी समय वापस ले सकते हैं। जिस समय आप वापस ले लेंगे उसके बाद उस आदमी की एंट्री क्या मान ली जाएगी? ट्रेसपास मान ली जाएगी। दूसरा, जब लाइसेंस विथ ग्रांट होता है। विथ ग्रांट कहने का मतलब जिसको लाइसेंस दिया जा रहा है वो भुगतान कर रहा है, वो पैसे दे रहा है। जैसे आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, टिकट लेते हैं, तो टिकट का मतलब ही है कि आपको लाइसेंस दिया गया है, विथ ग्रांट है, आपने उसकी मूल्य चुकाई है कि 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे, जितने भी देर वो मूवी चलेगी आप उस थिएटर का आनंद ले सकते हैं। आप उस थिएटर का आनंद लेने के लिए आपको लाइसेंस दिया जाता है। ऐसे में अगर आपका लाइसेंस विथ ग्रांट है तो याद रखिए ऐसे लाइसेंस को काम के बीच में आप रिवोक नहीं कर सकते हैं, और अगर रिवोक करेंगे तो आप ही लायबल होंगे। यहां पर क्यों इतना समझाना? इस पर एक लीडिंग केस आई। लीडिंग केस का नाम है हर्स्ट वी पिक्चर्स थिएटर लिमिटेड। हर्स्ट वर्सेस पिक्चर थिएटर लिमिटेड के केस में एक व्यक्ति जो है वो सिनेमा हॉल पहुंचता है और सिनेमा हॉल में एक मूवी देखने के लिए टिकट लेता है। टिकट लेने के बाद जब वो आधे ही शो में उसको उस थिएटर्स के मालिक के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि आपको यहां से जाना होगा। उसको वहां से जाने के लिए मजबूर किया जाता है। वो व्यक्ति जिसने ये लाइसेंस विद ग्रांट लिया था उसने केस फाइल की कि मालिक के द्वारा जो किया गया काम है वो इलीगल है, और इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कोर्ट ने भी। कोर्ट ने कहा कि जब ये लाइसेंस विद ग्रांट है तो आप ऐसे लाइसेंस को बीच में रिवोक नहीं कर सकते हैं, और अगर आप रिवोक कर रहे हैं तो लायबिलिटी आपके लिए बनेगी। इस मुकदमे को, इस फैसले को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, HOL का मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने
लिंडर बॉटम थिएटर लिमिटेड वर्सेस मिलेनियम प्रोडक्शंस लिमिटेड के केस में अपनी रेक्टिफिकेशन दी, अपनी ओर से अथराइज किया कि यह डिसीजन जो हर्स्ट वी पिक्चर थिएटर लिमिटेड का है वो सही है। मतलब लाइसेंस विद ग्रांट को आप बीच में रिवोक नहीं कर सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं कि मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी के साथ ट्रेसपास कर दिया गया है, किया जा रहा है, तो आपके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है? तो आपके पास 4 तरीके की रेमेडीज अवेलेबल है। सबसे पहली रेमेडी है राइट टू री एंट्री। प्रॉपर्टी आपकी है और हर प्रॉपर्टी ओनर को अपने प्रॉपर्टी पर होने वाले आक्रमण के केस में, इंटरवेंशन के केस में, उस प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी का भी राइट है, प्राइवेट डिफेंस का भी राइट है। क्रिमिनल में नहीं जाते, अभी सिविल में ही समझिए। तो यहां इस राइट को हम राइट टू री एंट्री कहते हैं। जिस व्यक्ति के प्रॉपर्टी पर यह इंटरवेंशन हो रहा है वो रीजनेबल फोर्स का इस्तेमाल कर सकता है री एंट्री करने के लिए। इसमें सबसे लीडिंग केस आती है हेसिंग्स वर्सेस पोल क्लब की। इस हेसिंग्स वर्सेस पोल क्लब के केस में क्लब के यहां एक कर्मचारी था जिसको रहने के लिए घर दिया गया था। उसने क्या किया, नौकरी से रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद भी वो घर का पोजीशन छोड़ नहीं रहा था, इसका मतलब अब वो ट्रेसपास कर रहा था। तो यहां पोल्स क्लब के लोगों ने हेसिंग्स के सामान को बाहर निकाला, अपना ताला बंद किया, पोजीशन उस घर का वापस लिया। हेसिंग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट ने कहा कि आपका जो एक्ट था, आप ट्रेसपासर थे। यहां पोल्स क्लब के लोगों ने जो भी काम किया है वो रीजनेबल फोर्स के तहत री एंट्री का अधिकार रखते हैं, रेमेडी उनके पास है, उन्होंने उस रेमेडी का ही इस्तेमाल किया। नंबर 2, अगर आपकी प्रॉपर्टी के साथ ट्रेसपास किया गया है तो आप सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंतर्गत इंजंक्शन की भी डिमांड कर सकते हैं। आप वहां पर टेम्पररी इंजंक्शन की डिमांड कर सकते हैं। आगे आइए, कहता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर ट्रेसपास किया गया है तो आप मीन प्रॉफिट की डिमांड कर सकते हैं। मीन प्रॉफिट क्या है, इसे जरा आप यहां समझिए। मीन प्रॉफिट कहने का मतलब ए की जमीन है, 5 साल तक बी ने उस जमीन पर इलीगल तरीके से अपना कब्जा रखा, ट्रेसपास किए हुए था। और तो यहां मीन प्रॉफिट कहने का मतलब कि उस जमीन से जितना फायदा ए को मिल सकता था, कितना मिला बी को यह नहीं देखना है। मान लीजिए बी ए की जमीन को कब्जे में लेता है और उस पर कुछ भी पैदा नहीं करता, कुछ भी काम नहीं करता, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो लायबल नहीं होगा कंपनसेशन देने के लिए। यहां यह माना जाएगा कि जितना फायदा, जितनी इनकम ए को मिल सकती थी, उस इनकम को मीन प्रॉफिट के रूप में देखा जाएगा, गिना जाएगा। मीन प्रॉफिट के पूरी इसकी एनालिसिस जानने के लिए आप मेरी सीपीसी लेक्चर सीरीज में मीन प्रॉफिट के लेक्चर को देख सकते हैं, वहां इसकी डिटेल एनालिसिस आपको मिल जाएगी। चौथा जो ऑप्शन अवेलेबल है, जो रेमेडी अवेलेबल है ट्रेसपासर के खिलाफ, वो है राइट टू कैच और ब्लॉक द ट्रेसपासर कैटल। मान लीजिए जो थोड़ा सा टायर 2, टायर 3 सिटी में रहने वाले लोग हैं, वो इस वाली परेशानी से ज्यादा परेशान रहते हैं। आपका घर है, लोग क्या करते हैं, गाय भैंसे पाल जरूर लेते हैं लेकिन उसको दिन में सड़क पे ही छोड़ देते हैं। अब गाय भैंस का क्या है, वो पता चला कि आपके गेट से एंटर करती है और आपके यहां जो भी आपने फूल पौधे लगाए हैं उनको वो चट कर जाती है। तो यहां ये जो गाय भैंस की एंट्री है आपकी प्रॉपर्टी में, ये भी ट्रेसपास माना जाएगा। और ऐसे ट्रेसपास के केस में जहां ट्रेसपासर जो है वो कैटल है, वहां पर आपको ये राइट बनता है कि आप उस कैटल को ब्लॉक कर सकते हैं, उसको बांध के रख सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिर्फ उसी कैटल को बांध सकते हैं जिसने ट्रेसपास किया है, और तभी तक बांध सकते हैं जब तक वो आपकी बाउंड्री पर है।
अगर ट्रेसपास करके आपके पेड़ पौधों को चट करके वो बाहर निकल गया, उसके बाद आपको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो ट्रेसपास के केस में ये 4 रेमेडीज हमेशा दिमाग में रखिए। राइट टू री एंट्री का पावर है आपके पास। सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत आप इंजंक्शन मांग सकते हैं, मीन प्रॉफिट की डिमांड कर सकते हैं सीपीसी में जाकर के, और फिर यहां पर राइट टू कैच या ब्लॉक द कैटल, लेकिन उसी कैटल को आप यहां पर बांध सकते हैं, रोक सकते हैं जिसने ट्रेसपास किया हो, और तभी तक कर सकते हैं जब तक वो कॉन्टिन्यूअस ट्रेसपास कर रहा है या कॉन्टिन्यूअस ट्रेसपास के दायरे में आती है। इतनी बातें रही ट्रेसपास को लेकर के। उम्मीद करता हूं कि ट्रेसपास को समझाने में यह लेक्चर थोड़ी आपकी मदद करेगा। टॉर्ट्स की अपनी लेक्चर सीरीज में अगला लेक्चर जो लेकर आपके सामने आऊंगा वो होगा न्यूसेंस का, जहां ट्रेसपास दूसरे की जमीन पर डायरेक्ट इंटरवेंशन के रूप में देखी जाती है, वहीं न्यूसेंस दूसरे की जमीन पर इनडायरेक्ट इंटरवेंशन के रूप में समझी जाती है। तो क्या होता है न्यूसेंस? पब्लिक न्यूसेंस किसे कहते हैं, प्राइवेट न्यूसेंस किसे कहते हैं, प्राइवेट न्यूसेंस के एलिमेंट्स क्या हैं, और वहां कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल होंगी, इन सारी चीजों के साथ अगले लेक्चर में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।